अभी तक हम लोगों ने मोशन के थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया था। अब हम लोग मोशन में ग्राफिकल पार्ट को कवर करते हैं। ग्राफिकल पार्ट को समझने के लिए पहले हमें एसेंशियल मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग मेन ग्राफ पे आएंगे। ग्राफ किस तरह से फॉर्मेशन होगा और ग्राफ की मीनिंग क्या होगी, ग्राफ किस तरह से बनाया जाएगा या किसी ग्राफ को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो ग्राफ क्या शो कर रहा है, वो हम लोग वन बाय वन प्रोसेस के थ्रू सीखेंगे। तो यहाँ पे किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखें किसी प्लेन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वहाँ पे दो एक्सिस आपको मिलेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस ट्रीट किया जाता है, जिसको हिंदी में क्षैतिज अक्ष बोला जाता है। दूसरा वर्टिकल एक्सिस जिसको वाई एक्सिस बोला जाता है, हिंदी में इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले बेसिक समझते हैं कि लीनियर ग्राफ किस तरह से बनता है, यानी एक लाइन का ग्राफ किस तरह से बनता है और किस तरह से उसकी डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। एक रेखा का ग्राफ किस तरह से बन सकता है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक एक्सिस ले लिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया टू डायमेंशनल जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने कोई लाइन बना दी, ये एक लाइन यहाँ पे शो कर दी है। इस लाइन पे कोई भी दो रैंडम पॉइंट हमने P और Q ले लिया है। P का कोऑर्डिनेट मान लिया है x1 y1, P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब क्या है, P x एक्सिस से x1 दूरी पर है और y एक्सिस से y1 दूरी पर है। इसी तरह से Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका मतलब है कि Q पॉइंट x एक्सिस से x2 दूरी पर है और y एक्सिस पे ओरिजिन से y2 दूरी पर है। तो यहाँ पे हम पॉइंट P से हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देते हैं और पॉइंट Q से वर्टिकल एक्सिस यानी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल PQR पे अगर हम लोग लेंथ की बात करें, ये लेंथ PR जो होगी वो डेल्टा x होगी, इसको मान लिया, और डेल्टा x की क्या होगी, इस पूरी लेंथ से हम लोग x1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा x मिल जाएगा। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सिमिलरली ये जो लेंथ होगी QR जो होगी पूरी लेंथ से हम y1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये डेल्टा y मिल जाएगा। तो डेल्टा y क्या होगा, y2 माइनस y1। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल PQR। राइट एंगल ट्रायंगल PQR में अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके परपेंडिकुलर और बेस में का रेशियो फाइंड करें, तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो में हमें tan थीटा अप्लाई करना होता है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे QR है, बेस कितना है PR है। तो QR की वैल्यू है यहाँ पे डेल्टा y और PR की वैल्यू है डेल्टा x। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो यहाँ पे ये जो टर्म tan थीटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है ग्राफ की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप या परवड़ता। ये क्या बताता है कि जो भी लाइन हमारी है, जो भी ग्राफ हमारा है, वो y एक्सिस से कितने इंक्लाइनेशन पे, कितने एंगल पे वो झुका हुआ है। तो यानी रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव क्या है या लाइन का y एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन क्या है, इस चीज को यहाँ पे स्लोप से डिफाइन करते हैं। तो ये किसी भी लाइन के ग्राफ के लिए स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, या किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। इसी से हम लोग आगे के मोशन के प्रेस्क्रिप्शन या मोशन के सारे डिटेल्स को हम लोग स्लोप की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये थीटा, इस पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई, तो जितना, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, तो जितना इस पैरेलल लाइन के साथ एंगल होगा इस लाइन का, उतना ही एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल होगा। तो ये इंक्लाइनेशन हमने थीटा माना है, और क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा था जिसका tan थीटा हमने निकाला, वो डेल्टा y बाई डेल्टा x आ रहा है। ये स्लोप को डिफाइन करता है। अब आगे इसके आगे अगर हम लोग बात करें स्लोप क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं या स्लोप की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है एक लीनियर ग्राफ के लिए, वो हम लोग देख लेते हैं। किसी रेखा के ग्राफ के लिए स्लोप क्या क्या बता सकता है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज वो एक्स अक्ष के साथ रेखा का झुकाव बताएगा, लाइन का इंक्लाइनेशन बताएगा एक्स एक्सिस के साथ। दूसरी चीज, अगर ये कोई एक जनरल लाइन ग्राफ है, मान लो ये पी क्यू एक लाइन है जिसका ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये हमें एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन देखना है, तो हम क्या करें, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे बना दिया, और ये एंगल जो पैरेलल लाइन के साथ बनाएगा वही हमारा एक्स एक्सिस के साथ लाइन बन रहा होगा। अब यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लें, हर पॉइंट से अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, चाहे इस पॉइंट पे हम लोग लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के पैरेलल, चाहे इस पॉइंट पे, इसको मान लिया P1 है
इसको P2 मान लिया, इसको P3 मान लिया। तो हमने रैंडम पॉइंट ले लिए P1, P2, P3। हर पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। तो पैरेलल लाइन होने की वजह से ये सारे इंक्लाइनेशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये इंक्लाइनेशन सेम है, इसका मतलब है कि सारे के लिए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी पूरी लाइन पे हम लोग किसी भी रैंडम पॉइंट की बात करें, हर पॉइंट पे tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं फॉर ए लीनियर ग्राफ द स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी लाइन के ग्राफ के लिए स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, स्लोप की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। वो हम लोग यहां पे देख सकते हैं क्योंकि इंक्लाइनेशन यहां पे चेंज नहीं होती है। तो यानी किसी रेखा की प्रवणता सदैव नियत रहती है। तो ये कभी भी हम अगर हमें ग्राफ को डिस्कस करना है तो यहाँ पे अगर लीनियर ग्राफ है तो यहाँ पे एक अच्छी प्रॉपर एक इंपॉर्टेंट टर्म मिल गया कि हमेशा की लाइन का जो स्लोप होगा, रेखा की जो प्रवणता होगी वो कांस्टेंट होगी। ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जब हम लोग मोशन के ग्राफ को डिस्कस कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे ग्राफ नॉन लीनियर हो, कोई कर्वेचर पे फॉलो हो रहा हो ग्राफ, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है या स्लोप डिक्रीज हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि मोशन का नेचर क्या है या किस तरह से मोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो एक्सिस होंगे, 2 डायमेंशनल सिस्टम हम लोग ले रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। यहां पे हम लोग एक्स एक्सिस को ट्रीट करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को शो करेंगे। अब टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है और आवर में भी हो सकता है। वाई एक्सिस पे हम लोग शो करेंगे डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस भी शो होगी और इसी से हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी शो करेंगे। वो अलग अलग तरीके से हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे टाइम चलेगा और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सिस बना लेते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे टाइम होगा और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक जनरलाइज ग्राफ हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ हो गया। 2 पॉइंट अगेन हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, पी और क्यू। पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे T1 D1, क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे T2 D2। T1 का मतलब है कि इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है एक्स एक्स टी एक्सिस पे T1 डिस्टेंस पे है और Q पॉइंट T एक्सिस पे T2 डिस्टेंस पे है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डेल्टा T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। उसी तरह से y एक्सिस पे ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी D1 P पॉइंट P की और पॉइंट Q की ये y एक्सिस पे डिस्टेंस जो हो जाएगी वो D2 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो आपकी डेल्टा D यानी D2 माइनस D1 हो जाएगी। PQ, इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट को R मान लेते हैं। अगेन यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और क्योंकि इस तरह का ग्राफ अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो इंक्लाइनेशन होगा एक्स एक्सिस के साथ हमने वो थीटा माना है। चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, सारी पैरेलल लाइन से ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगेन यहाँ पे अगर टेन थीटा फाइंड करेंगे तो टेन थीटा यहाँ पे क्यू आर बाई पी आर, यानी क्यू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे डेल्टा डी और ये डेल्टा टी। और ये टेन थीटा क्या था, स्लोप था, प्रवणता थी। तो यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आया, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। डेल्टा डी यानी डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, डेल्टा टी यानी टाइम, इसकी यूनिट क्या होगी सेकंड। तो यहाँ से अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो ये मीटर पर सेकंड यूनिट आ रही है किसकी, स्लोप की। स्लोप की यूनिट आ रही है मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। तो यहाँ पे वेलोसिटी, इसका मतलब है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा,
विल रिप्रेजेंट, क्योंकि ये वेलोसिटी की भी यूनिट हो सकती है और स्पीड की भी यूनिट हो सकती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी अगर हिंदी में बात करें तो दूरी समय ग्राफ की प्रवणता हमेशा क्या होगी, वेग या चाल को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पे ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ग्राफ अगर बना है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मोशन किस तरह का है, तो मोशन को प्रिस्क्राइब करने के लिए हमें वेलोसिटी या स्पीड यानी दूरी या चाल के बारे में जानना जरूरी होता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि मोशन का नेचर क्या है, किस तरह से मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ दिए हुए हैं। इसके ग्राफ आपसे दे के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ग्राफ का नेचर क्या है या ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए 4 ऑप्शन दे सकता है कि पर्टिकुलर कंडीशन को कौन सा ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ के हेल्प से हम लोग देखते हैं कंडीशन क्या हो सकती है। पहला, ये सारे ग्राफ, पहली बात तो लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ होने से क्या है, यहाँ पे स्लोप को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो वो वेलोसिटी को बताएगा या स्पीड को बताएगा। तो वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर ग्राफ है तो सब में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अब यहाँ पे किस तरह से ये ग्राफ शो हो रहा है वो देखते हैं। इस ग्राफ की बात करें तो क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप यानी प्रवणता, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप कांस्टेंट है, नियत है। इसका मतलब क्या, क्योंकि ये स्पीड या वेलोसिटी को बताएगा तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। नियत होगा इसका वेग। अब वेलोसिटी नियत है तो यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। तो यानी इस ग्राफ से जो आउटकम मिल रहा है वो पहला आउटकम ये मिल रहा है कि इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। और जब कोई ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक समान गति को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है ये, ठीक है। अब इसको दूसरे ग्राफ को देखें तो दूसरे ग्राफ और पहले ग्राफ में सिमिलरिटीज कुछ हैं और एक छोटा सा डिफरेंस है। सिमिलरिटीज की बात करें कि ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों लीनियर है, दोनों ग्राफ लीनियर है और दोनों का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यहाँ पर भी स्लोप m की वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी वेग क्या होगा, यहाँ पे नियत होगा। वेग नियत है तो इसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। और एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति होगी। तो ये तो हो गई इसमें सिमिलरिटी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों ग्राफ में, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। ये वाला ग्राफ ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला ग्राफ रेफरेंस पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस था कि ये वाला ग्राफ रेफरेंस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे है उसके बाद स्टार्ट हो रहा है और ये वाला ग्राफ रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लोग इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ में भी लीनियर है। लीनियर होने की वजह से यहाँ पर स्लोप m क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप m कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यानी यहाँ पर अभी तक के टर्म यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों ग्राफ या इन तीनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है। इस ग्राफ में फॉरवर्ड मोशन हो रहा है और इस ग्राफ में बैकवर्ड मोशन हो रहा है। ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे बैकवर्ड मोशन हो रहा है या यहाँ पे फॉरवर्ड मोशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ रही है। इधर भी देखिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इस ग्राफ में अगर हम लोग बात करें तो टाइम तो आगे बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कंटिन्यूअसली क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब डिस्टेंस कब डिक्रीज हो सकती है, जब वो रिटर्न मोशन हो रहा हो, बैकवर्ड मोशन हो रहा हो। तो यानी ये क्या है, बैकवर्ड मोशन या रिटर्न मोशन हो रहा है। यानी ये ऐसा केस है। इन दोनों ग्राफ में अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों ग्राफ में जैसे मैंने हामिद वाला एग्जांपल लिया था, तो ये इन दोनों ग्राफ में हम लोग बात कर सकते हैं कि हामिद अपने घर से स्कूल जा रहा है। और इस ग्राफ को हम लोग अगर समझना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि हामिद स्कूल से वापस घर आ रहा है। तो यानी ये घर वापसी वाला ग्राफ है, रिटर्न जर्नी को शो कर रहा होगा। अब अगर हम लोग इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ में अगर हम लोग कोई 3 पॉइंट ले लें तो या दो भी पॉइंट ले सकते हैं, रैंडम पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। हर पॉइंट से हम लोग
टाइम एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। इस पे टाइम t1 मान लेते हैं, इस पे टाइम t2 मान लेते हैं, इस पे टाइम t3 मान लेते हैं। जब टाइम t1 है तो उसकी डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग कुछ मान लेते हैं कैपिटल D होगी, और जब टाइम t2 है तो भी वो डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D है। जब टाइम t3 है तो भी वो डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम तो चेंज हो रहा है बट उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। यानी ऐसा ग्राफ है जहां पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। रेस्ट रिप्रेजेंट होने का मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और जब वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो यानी ये ग्राफ मोशन का है ही नहीं, मोशन का नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी जीरो आ रही है, तो ये रेस्ट का होगा। ठीक है। अब क्यों कुछ लोग कहेंगे ये भी लीनियर ग्राफ है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट ही है, क्योंकि जीरो भी एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट ही ट्रीट किया जाएगा। अगर इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ में टाइम रुका हुआ है। टाइम रुका होने का मतलब है कि पोजीशन चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। हम यहाँ पे अलग अलग अगर पॉइंट लें तो पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, ऐसी कोई भी प्रोसेस हो ही नहीं सकती जिसमें हम लोग टाइम को रोक सकें और पोजीशन को चेंज कर सकें। तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, ये ग्राफ नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहां पे टाइम रुका हुआ है, टाइम रुक नहीं सकता, किसी के लिए भी टाइम रुक नहीं सकता है, तो इसलिए यहां पे ये ग्राफ इम्पॉसिबल हो गया। अगर इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ में अगर देखें तो ग्राफ की डायरेक्शन से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। पहले पॉइंट का करस्पॉन्डिंग टाइम t1, दूसरे ग्राफ के दूसरे पॉइंट का करस्पॉन्डिंग टाइम t2, तीसरे पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम t3। तो यहाँ पे ग्राफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि टाइम डिक्रीज हो रहा है, टाइम वापस आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी बीता हुआ टाइम वापस नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे भी ये ग्राफ पॉसिबल नहीं, तो ये भी नॉट पॉसिबल ग्राफ है। तो इस तरह के ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ और ये ग्राफ पॉसिबल नहीं। इस ग्राफ में पॉसिबिलिटी क्यों नहीं, क्योंकि टाइम रुक गया। इस ग्राफ में पॉसिबिलिटी क्यों नहीं, क्योंकि टाइम वापस पीछे आ रहा है, जबकि बीता हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं आ सकता है। तो ये थे लीनियर ग्राफ। आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये लीनियर ग्राफ में इस तरह से मिलेंगे, रैखिक ग्राफ जो होगा वो इस तरह के मिलेंगे। अब नॉन लीनियर ग्राफ, यानी इतना ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या ग्राफ होता है उसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 ग्राफ रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये ग्राफ नॉन लीनियर ग्राफ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि लीनियर ग्राफ के स्लोप कांस्टेंट होता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो स्लोप होता है, प्रवणता जो होती है, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहाँ पे नॉन लीनियर ग्राफ है, जिसका मतलब है यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं। जब स्लोप कांस्टेंट नहीं, प्रवणता कांस्टेंट नहीं, तो उसका वेग यानी वेलोसिटी भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगी। तो ये एक समान गति नहीं, असमान गति को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहली चीज यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, असमान गति है। ये कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है। स्लोप m जो है यहां पे कांस्टेंट नहीं है। ये कैसे पता चला स्लोप कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ लीनियर नहीं है। अगर लीनियर ग्राफ होता तो वहां पे इसका स्लोप कांस्टेंट होता। ये हमने अभी डिस्कस किया था कि लीनियर ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है। जब स्लोप कांस्टेंट नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है या वेलोसिटी डिक्रीज कर सकती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 के बराबर नहीं मिलने वाला है। एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि इस ग्राफ से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R। हर पॉइंट से हम लोग T एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हम 3 से ज्यादा भी पॉइंट ले सकते हैं समझने के लिए। हर पॉइंट पे हम लोग स्लोप को देखते हैं। यहां पे देखिए इस स्लोप इस तरह के सारे एंगल्स को देखिए तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कंटिन्यूअसली जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा है इंक्लाइनेशन इंक्रीज हो रही है। इंक्लाइनेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, थीटा इज इंक्रीजिंग। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज कर रही होगी। टेन थीटा क्या बताता है, स्लोप यानी प्रवणता बताती है।
प्रवणता के मतलब प्रवणता यहाँ पे बढ़ रही है। प्रवणता क्या बता रही है यहाँ पे? वेलोसिटी को। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वेग इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी और इनिशियल वेलोसिटी कम होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या मिल रहा होगा? पॉजिटिव मिल रहा होगा। जब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यानी ए एक्सेलरेशन क्या होगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यानी ये मोशन जो होगा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इस ग्राफ में अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग रैंडम पॉइंट पी क्यू आर को डिस्कस कर लेते हैं। हर पॉइंट से हम क्या करें? हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल की बात करते हैं, इंक्लाइनेशन की बात करते हैं, हर में इंक्लाइनेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा है इंक्लाइनेशन डिक्रीज हो रही है। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा पैरेलल एक्सिस फॉर्मेशन करने के बाद। हर पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअसली ग्राफ स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यानी इंक्लाइनेशन डिक्रीज कर रहा है। जब इंक्लाइनेशन डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है? स्लोप m जो रिप्रेजेंट हो रहा है टेन थीटा से, तो टेन थीटा भी यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। जब टेन थीटा से डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पे वेग क्या होगा? वेग भी क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। वेग डिक्रीजिंग है इसका मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी कम होगी और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन क्या होगा? यहाँ पे निगेटिव आएगा। जब चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे निगेटिव आएगा। और निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन। तो यानी ये क्या होगा? रिटार्डेटिंग मोशन होगा। ये मोशन रिटार्डेशन के साथ हो रहा होगा, तो ये रिटार्डेटिंग मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है तो चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आएगा। असमान गति की कैटेगरी में ये आएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड जो भी ग्राफ पॉसिबल थे आपके सिलेबस में वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिक पार्ट भी ग्राफ से पूछे जाते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ग्राफ से? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपसे डिस्टेंस पूछा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपसे एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग और औसत चाल, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को भी फाइंड करने के बात कह सकता है या पूछा जा सकता है। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो भी पढ़ा है उसको हम लोग कलेक्टिवली एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक रैंडम ग्राफ बना दिया है जिसमें कई सारी पोजीशन आपको गिवन है। हमें पोजीशन को आइडेंटिफाई करके ग्राफ के पार्ट को आइडेंटिफाई करना कि ग्राफ के पार्ट किस किस तरह के नेचर को शो कर रहे हैं। तो पहले बात, अगर हम लोग O से A तक की बात करें, O से A तक एक लीनियर ग्राफ मिल रहा है। लीनियर ग्राफ होने की वजह से ये क्या होगा? इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। O से A यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अगर A से B तक के पार्ट की बात करें तो ये घर वापसी वाला केस आ गया है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यानी स्लोप कांस्टेंट होगा। तो यानी यहाँ पर भी ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है जिसकी प्रवणता स्लोप कांस्टेंट होने की वजह से वेग या चाल क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेग क्या है? नियत है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट ये ग्राफ क्या है? रिटर्न जर्नी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये रिप्रेजेंट करना होगा कि ये रिटर्न जर्नी को शो कर रहा है, घर वापसी है यहाँ पे, बैकवर्ड मोशन और रिटर्न मोशन। अगर B से C तक के पार्ट की बात की जाए तो ये B से C तक का पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग रैंडम पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे स्लोप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली देखेंगे कि आप B से C तक जा रहे हैं तो स्लोप इंक्रीज करेगा, यानी ये इंक्लाइनेशन इंक्रीज कर रही होगी। इंक्लाइनेशन इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे इस पार्ट में थीटा इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। और वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये स्लोप यहाँ पे चेंज हो गया है। तो स्लोप चेंज हो गया तो यूनिफॉर्म मोशन हो ही नहीं सकता, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किस तरह का होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा या रिटार्डेटेड मोशन होगा। तो ये हम लोग पता करते हैं कैसे? थीटा इंक्रीज कर रहा है यानी एंगल इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से स्लोप v क्या होगा? स्लोप यानी वेलोसिटी या वेग इंक्रीज कर रहा होगा। अगर वेलोसिटी और वेग इंक्रीज कर रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या यहाँ पे मिलेगा? पॉजिटिव, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर पॉइंट सी डी की बात करें तो ये
पैरेलल टू द टी एक्सिस है, इसका मतलब क्या है कि टाइम चेंज होने के साथ साथ इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये ग्राफ बताएगा आपको रेस्ट। डी टू ई की बात करें तो हम यहाँ पे अगेन ये नॉन लीनियर ग्राफ है, तो यहाँ पे हम रैंडम पॉइंट का सिलेक्शन कर लेते हैं और हर पॉइंट से टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन बना देते हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि स्लोप क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो स्लोप डिक्रीज करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। पहली चीज, मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। किस तरह से चेंज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो यानी प्रवणता डिक्रीज हो रही है, तो वेग या चाल भी घटेगी, वेलोसिटी और स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन क्या होगा, निगेटिव होगा, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन यहाँ पे निगेटिव आएगा, यानी यहाँ पे क्या है, रिटार्डेटिंग मोशन है, रिटार्डेटेड मोशन। और ये वाला एक्सीलरेटेड मोशन था। अब बात करते हैं हम लोग, कोई पॉइंट मिस हुआ है क्या, डी टू ई पॉइंट, सॉरी ये डी टू ई पॉइंट होगा, देन ई टू एफ एंड एफ टू जी। तो डी टू ई पॉइंट में स्लोप डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे रिटार्डेशन मिल रहा था, क्यों, स्लोप डिक्रीज होने से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव आ रहा था। ई टू एफ पार्ट की बात करें तो ये इस तरह का ग्राफ है जिसमें टाइम नहीं चेंज हो रहा है और पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, चाहे वो अपवर्ड जा रहा हो चाहे वो डाउनवर्ड जा रहा हो, तो टाइम चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या ग्राफ क्या है, नॉट पॉसिबल। F2G आए, अगेन इस ग्राफ में तो टाइम चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन इस ग्राफ में क्या है, जिस तरह से ये मोशन हो रहा है, टाइम बैकवर्ड हो रहा है, यानी टाइम रिटर्न हो रहा है, टाइम वापस आ रहा है, बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आ सकता है, तो इसलिए ये ग्राफ भी क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। आई होप आपको ग्राफ से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन थे, जिस तरह का ग्राफ का नेचर था, वो मैंने सारा एक बार कंबाइन करके समझा दिया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो इस पर आप कमेंट में या वीडियो के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से किस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, ये भी सीख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो अलग अलग केस लिए हैं। इनमें पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो पहले केस में डिस्टेंस को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें नेचर मिक्स किया गया है। यहाँ पे O, A, B, C और इस पॉइंट को D नाम दे देते हैं। तो हमें पता है डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ पाथ यानी जिस रास्ते पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस रास्ते पे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उस रास्ते की लंबाई होती है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है। पहले O to A जा रहा है, तो इस रास्ते पे इस पाथ को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रही है, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है। जब ये O to A जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो वर्टिकल एक्सिस पे कितना मूव कर रहा है, 0 से 10 की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब वो A to B आ रहा है, तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक्सिस पे कहां से कहां तक जा रहा है, 10 to 5 जा रहा है। देन अगेन जब वो B से C जा रहा है, तो यहाँ पे B से C जा रहा है तो वो 0.5 वाले ही पॉइंट पे स्टे कर रहा है, लेकिन जब वो C to D जा रहा है तो अगेन 5 to 0 जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, D विल बी AB पार्ट, OA से स्टार्ट है, तो OA पार्ट प्लस AB पार्ट, BC पार्ट प्लस DE पार्ट, ये सारे रास्ते को फॉलो कर रहा था। इन सारे रास्तों की जो लेंथ है वो हम लोग निकाल लेते हैं। कहां पे वो लेंथ दिख रही है, वर्टिकल एक्सिस पे, यानी D एक्सिस पे। तो D एक्सिस पे लेंथ कितनी कितनी है वो हम लोग फाइंड कर देते हैं, तो जिससे हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए O to A जा रहा है, तो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 to 10 तक जा रहा है, तो 10 हो जाएगा। जब वो A to B जा रहा है तो कहां जा रहा है, 10 to 5 जा रहा है, तो 10 to 5 आने में कितना चलेगा, वो 5 मीटर चलेगा, तो 5 हो गया। प्लस B to C जा रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, B पे भी 5 पे है, C पे भी 5 पे, और ये एक टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसकी वजह से यहाँ पे 0 डिस्टेंस कवर होगी। प्लस D to E आ रहा है, तो वो 5 से अगेन 0 आ रहा है, तो 5 से 0 आने पे कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, 5 डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। सबको जोड़ लीजिए, 10 5 5 यानी 20 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें,
डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन यानी डिस्टेंस कहते हैं। तो यहां पे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा हमारा इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु और फाइनल पॉइंट यानी अंतिम बिंदु क्या है। जिस पॉइंट से मोशन को स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जिस पॉइंट पे मोशन को खत्म करते हैं वो हमारा फाइनल पॉइंट होता है। तो इस ग्राफ में ओ पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुआ है और डी पॉइंट पे मोशन खत्म हो गया है। तो ओ पॉइंट और डी पॉइंट की वर्टिकल एक्सिस पे मिनिमम डिस्टेंस क्या है, इसको अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ओ पॉइंट पे वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे आएगा, डी पॉइंट पे भी वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पर आएगा, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वर्टिकल एक्सिस पे सेम है, यानी दूरी वाले अक्ष पे डिस्टेंस वाले एक्सिस पे सेम आ रही है। इसकी वजह से यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ओ पॉइंट की ओ पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस पे जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर मिल जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस आ गया और डिस्प्लेसमेंट आ गया। आइए इस तरह इसमें और इस वाले ग्राफ में भी काम कर लेते हैं। इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर भी कुछ पार्ट है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे भी कुछ पार्ट है। तो यहाँ पे ऊपर वाली डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और नीचे वाली डिस्टेंस को हम लोग निगेटिव ट्रीट करेंगे। जिस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं, प्लस वाई एक्सिस पे डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेते हैं, माइनस वाई डैश एक्सिस पे डिस्टेंसेस को निगेटिव लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर कर देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। इस पॉइंट पे मोशन को खत्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पार्ट का डिस्टेंस वाले एक्सिस पे जो लेंथ होगी उसको हम लोग चाहिए फाइंड कर देंगे। डी एक्सिस पे जो भी लेंथ होगी, ओ से ए तक जा रहा है तो डी एक्सिस पे 15 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये 15 हमने लिख दिया। ए से बी आ रहा है तो अगेन वो 15 मीटर, 15 टू 0 आएगा तो भी 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, ये लिख दिया। बी से सी जा रहा है तो मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे इसको हम लोग पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आने पे वो 0 से 20 यानी 20 मीटर और कवर कर रहा है। देन सी टू डी जा रहा है तो ये रेस्ट का ग्राफ हो जा रहा है, क्योंकि सी पॉइंट और डी पॉइंट यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे कोई डिस्टेंस को नहीं इंक्लूड कर रहा है, तो यही पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 15, 15 एंड 20 का समेशन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 50 मीटर डिस्टेंस। अगर हम लोग बात डिस्प्लेसमेंट की करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। अब यहाँ पे निगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस हो गई, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का भी रोल होगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन की इंपॉर्टेंट होगी। डिस्टेंस पे हमने सारे पॉजिटिव साइन लेकर के समेशन कर दिया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। इनिशियल पॉइंट ओ होगा और फाइनल पॉइंट अंतिम बिंदु क्या होगा, डी होगा। ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 20, लेकिन ये वाई एक्सिस के नीचे है, क्योंकि यहाँ पे साइन का इंपॉर्टेंस अब लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, परिमाण की बात करें तो 20 होगा, क्योंकि ओ पॉइंट डी पॉइंट जो होगा वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे हमें मिल रहा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस मिलेगी डी पॉइंट की ऊर्ध्वाधर अक्ष पे वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस एक्सिस पे, तो डी पॉइंट यहाँ पे कहीं हमें मिल रहा होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 20, मैग्नीट्यूड वाइज 20 मीटर है। लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो नेगेटिव एक्सिस पे, तो इसलिए यहाँ पे -20 मानना पड़ेगा और माइनस साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये माइनस साइन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो यानी डिस्टेंस यहाँ पे निगेटिव आ गई और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निगेटिव आ गया और डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे निगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये इस तरह का केस है, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे गया और पॉइंट बी से रिटर्न होके वो ए को क्रॉस करके कहीं यहाँ आ गया, तो ये बता रहा है कि पॉइंट ए से कितना पीछे है, तो 20 मीटर पीछे है। तो नेगेटिव साइन ये सिर्फ बता रहा है कि ओरिजिन जो था हमारा उससे पीछे चला गया है ऑब्जेक्ट रिटर्न जर्नी के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दोनों केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कैसे फाइंड करें। अगर हम लोग बात करें एवरेज स्पीड, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड का एक ही फार्मूला हमने बताया था और एक ही फार्मूला को हम लोग आगे तक फॉलो करेंगे। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली है 20 मीटर और टोटल टाइम कितना लग रहा है, जहां पे मोशन खत्म हो रहा है 8 सेकेंड। तो 20 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम 8, 20 बाई 8 कर देंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड आ गई।
एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग की बात करें, ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी 0। इस केस में अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, 50 मीटर है। टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, जहाँ पे जर्नी खत्म हो रही है 4 सेकेंड लग रहा है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 50 है, टोटल टाइम कितना लग रहा है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, -20। टोटल टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है, 4 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन हो गया। तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस पूछ सकता है फाइंड करने को, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है फाइंड करने को, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं। वो सारा हमने दे दिया है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसमें आप और तरह के क्वेश्चन को कीजिएगा, आपके बुक में दी हुई है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी टाइम वेग समय ग्राफ को डिस्कस करेंगे।